वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। होम साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है या आपके पेपर में जो आने वाला है उसके बारे में हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ 8 इकाइयों से बनने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये महा मैराथन रिवीजन क्लास होगी जिसमें 8 यूनिट से बनने वाले पिछले 2 वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैंने समाहित किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, एक एक क्वेश्चंस को मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, सब्जेक्ट आपका है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, तो आपको पढ़ना होता है आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये गारंटी के साथ मैं क्लास को शुरू करता हूं। ठीक है, कोई भी पहलू होगा, कोई भी पॉइंट होगा, आपको ऐसे समझाने का प्रयास रहेगा, आपको लगेगा कि ये आप जो है एक अलग तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि परीक्षाओं में आने के लिए एकदम से उत्सुक हैं और अब की बार खूब पूछे जाएंगे। प्रश्न अति लघुत्तरीय आपके समक्ष जो हैं आ चुके हैं, ऐसे ही लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने रखा है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमने रखे हैं, तो आपको कहीं पर कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में और भी मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया जा रहा है, लिखित वाला, ऑब्जेक्टिव का भी, तो वो सब भी आने वाला ही है। ठीक है, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो तैयारी आप सभी के लिए बेहतर अंदाज में करवाई जानी शुरू हो चुकी है। देखिए पहला क्वेश्चन, बल का अर्थ। अब यह बल वो बल नहीं होता है फोर्स वाला जो भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते हैं। यह बल बेसिकली होता है जब आप हाउसिंग की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो जब भी आप घर बनाते हैं या कमरा आपका बना होता है, तो कमरे में घुसते ही कोई व्यक्ति आपके कमरे में घुसा पहले मान लेते हैं, और घुसते ही उसका जो ध्यान है वो ध्यान सबसे पहले किस वस्तु पर जाएगा, ये होता है बल। बल के द्वारा यह डिसाइड करता है एक आवासकर्ता या जो घर बनाने वाला होता है या घर को सजाने वाला होता है, जो है गृह सज्जा करने वाला होता है, कि किसी भी व्यक्ति की पहली निगाह जो होगी वो किस वस्तु पर टिकेगी। ठीक है, तो बल दे करके किसी वस्तु पर फोर्स किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कमरे में घुसेगा तो सबसे पहले उसकी निगाह किस पर जानी है या किस पर जानी चाहिए, उसको एक प्रकार से घर सजाते समय उसको कर दिया जाता है कि भाई किस व्यक्ति मतलब कि किस वस्तु पर सबसे पहले उसकी निगाह जाएगी, तो उसी वस्तु को मतलब की निगाह जाए किस वस्तु पर, यही प्रक्रिया बल कहलाती है। गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के अनुसार देखें तो वो कहते हैं कि बल जो है कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं। कोई भी चीज हो सबसे पहले वहीं पर आपकी निगाह जाती है। ठीक है, तो वो होता है बल, और इसके पश्चात महत्व के क्रम अनुसार अन्य वस्तुओं पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे कोई कमरे में घुसेगा तो सबसे पहले आपकी जो कमरे की जो मतलब सबसे पहले कहाँ पर निगाहें जाएंगी, कोई आपका कुछ रखा होगा, ऐसे अलमारी वगैरह में आपने तमाम रखा होगा, तमाम सारे सजावट की चीज़, तो उस पर निगाह जाएगी। फिर बाद में वो देखेगा कि भाई आपने एसी लगवाया है कि पंखा लगवाया है, ठीक है, या बेड आपका कैसा है, ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले आपके सामने जो पड़ेगा उसकी आंखों के सामने वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। क्रेग और रस कहते हैं कि बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जाता है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सकें। यानी कि बल एक सिद्धांत है, एक थियरी है, जिसमें होता क्या है कि कोई व्यवस्था होती, चाहे वो घर सजाने की व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो। ठीक है, किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र मतलब होता है इंटरेस्ट सबसे पहले उसी बिंदु पर जाता है जो एक प्रकार जिस पर बल देकर के जिस वस्तु को एक प्रकार से बनाया जाता है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिपात करें, उसी को देखती रहें। क्लियर, ये होता है बल। किसी भी कमरे में या किसी भी घर में आप देखते हैं ऐसे तमाम प्रकार की चीजें होती जहां पर पहुंचते ही आपकी निगाह सबसे पहले उन्हीं चीजों पर जाती है, तो ये बल होता है गृह सज्जा में या फिर आवास में। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, तो आपका बल समझ में आ गया कि बल क्या होता है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कई बार। दूसरा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का देखिए, फर्नीचर की परिभाषा दी। फर्नीचर क्या होता है, घर में आप देखते हैं सोफा सेट हो गया, कुर्सी हो गई, मेज, चारपाई, ऐसे तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सब आपके फर्नीचर हैं, लकड़ी से बने होते हैं। ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम उठने, बैठने, सोने, पढ़ने लिखने
एवं संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं किसी चीज को रखने के लिए। जैसे अलमीरा या अलमारी जो होती है उस लकड़ी की भी बन सकती है, जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। उन्हें फर्नीचर कहते हैं। जैसे कि मेज, कुर्सी, चारपाई, चौकी, अलमारी, ये सब क्या है, ये सब फर्नीचर में शामिल होते हैं। तो फर्नीचर यह होता है। फर्नीचर भी गृह सज्जा का एक अलग एक प्रकार से तरीका होता है। जैसे आपके बरामदे में 4 ठो कुर्सी या 4 ठो सोफा बढ़िया लकड़ी का लगा हो, खूब वीआईपी टाइप का, तो उससे क्या होता है, गृह की रौनक और बढ़ जाती है, घर और अच्छा दिखने लगता है, लोगों को प्रभावित करती हैं वो कुर्सियाँ। ठीक है, वो मेज आपकी कैसी मेज है, शीशे वाली मेज है बढ़िया, उस पर ला करके बढ़िया कटोरी में नमकीन रख दिए, चाय रख दिए, आ हा हा, जो मेहमान आएगा एकदम से प्रसन्न हो जाएगा कि भैया तो बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, भले आपके यहाँ पर कुछ दिन मतलब कि डेली वही चीज़ें अपना खाते हो, लेकिन एक दिन में जब कोई आए तो बढ़िया से उसको दिखा सुना दीजिए, लगेगा कि हाँ प्रभु यही नहीं तो एक प्रकार से जो है सबसे बड़े आदमी हैं। तो ये सब होता है एक तरीका सजावट का या फिर चीज़ों को रखने का। तो फर्नीचर की अपनी भूमिका होती है गृह सज्जा में। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, पुष्प व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा बताएं। पुष्प व्यवस्था का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। देखिए, पुष्प व्यवस्था, घर को सजाने के लिए फूल की भी व्यवस्था करी जाती है। हालांकि वह फूल आजकल जैसे कि जो प्राकृतिक फूल होते हैं उनको तो बहुत सारे लोग नहीं लगाते, लेकिन किसी आम जैसे फंक्शन जब होता है तो आजकल फूल भी सजावट में आने लगे हैं। वैसे जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं उनको लगा करके अपना घर गुलदस्ता वगैरह रख करके सजाते हैं लोग। पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है पुष्पों के द्वारा की गई व्यवस्था है, पुष्पों के द्वारा की गई परिसज्जा। जब हम पुष्प और पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं, किसी तरीके से बनाते हैं, तो वह कला पुष्प व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रट नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य 5 सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें स्वरूप, पोत और रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित करी जाती है। तो फूल भी एक प्रकार से गृह सज्जा के एक उपयोगी तत्व के रूप में शामिल होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब क्वेश्चंस बड़े ही फेमस क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न है आपका, इकेबाना का अर्थ बताएं। इकेबाना किसे कहते हैं। इकेबाना, देखिए इकेबाना जो है ये जापान की एक पुष्प सज्जा कही जाती है, इकेबाना। ठीक है, यानी जापान में फूल को सजाने की या पुष्प के द्वारा घर को सजाने की एक विधि होती है इकेबाना, जिसका मतलब होता है जीवित फूल। ठीक है, अगला, इकेबाना का मतलब क्या होता है, जीवित फूल, अर्थ होता है जीवित फूल, और जापान की एक पुष्प सज्जा है, ये बात ध्यान रखेंगे, फूल सजाने का एक तरीका या एक विधि। अगला प्रश्न, मैरी बाना क्या है। ये तो होगा इकेबाना, मैरी बाना क्या है। मौरी बाना, मौरी बाना और नजीरे ये क्या है। देखिए, मौरी बाना और नजीरे जापान की प्रचलित पुष्प सज्जा की शैलियां हैं, जैसे कि इकेबाना, मौरी बाना, नाजीरे, ये सब जापान की पुष्प सज्जा की शैलियां हैं या विधियां हैं। मौरी बाना में चौड़े उथले पात्रों वाले जो पुष्प होते हैं उनका उपयोग किया जाता है पुष्प सज्जा के लिए, तथा जो नाजीरे शैली होती है पुष्प सज्जा की जापान की, उसमें लंबे पत्ते वाले फूल जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें चौड़े पत्ते वाले मौरी बाना में और उथले बाहर की ओर निकले हुए पत्ते, जबकि जो नाजीरे होती हैं उसमें लंबी पाते वाले पुष्प को हम सजाते हैं ऐसी शैलियों में। ठीक है, तो ये जापान की कुछ फूल सजाने की शैलियाँ जो मैंने आपको बताई, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, सिन, सो और हाइकी का क्या अर्थ होता है। सिन, सो और हाइकी 3 टर्म हैं, ये जापानी भाषा के शब्द हैं बेसिकली, सिन, सो और हाइकी। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं, इन्हें टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सिन, सो और हाइकी। सिन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, सो माने मनुष्य, हाइकी माने पृथ्वी। ठीक है, ये इन्हीं को इंगित करते हैं। सिन का मतलब, सिन इंगित करता है स्वर्ग को, सो इंगित करता है मनुष्य को, और हाइकी इंगित करता है पृथ्वी को। ठीक है, तो ये होता है आपका सिन, सो और हाइकी। ठीक है, ये प्रतीक के रूप में होते हैं। सिन स्वर्ग का प्रतीक है, सो मनुष्य का, और हाइकी पृथ्वी का प्रतीक है। अगला प्रश्न, पुष्प व्यवस्था के प्रकार बताएं। हेडिंग डालेंगे पुष्प व्यवस्था के प्रकार। अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से लिखेंगे कि सामान्यतः पुष्प व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली होती है रेखीय पुष्प व्यवस्था, एक लाइन में जिसकी पुष्प व्यवस्था करते हैं, एक लाइन में लगा दिया वो पुष्प व्यवस्था। दूसरी होती समूह शैली, यानी उसको गुंफित करके बना करके आप बना सकते हैं। तीसरी होती मिली जुली पुष्प व्यवस्था, जिसमें कई प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके हम बनाते हैं।
और चौथी होती है लघु पुष्प व्यवस्था। ठीक है, इस तरीके से ये पुष्प व्यवस्था के कुछ 4 प्रकार आपके समक्ष लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा में प्रयोग किए जाने वाले 5 उपसाधनों के नाम बताएं। यानी ऐसे 5 उपसाधनों के नाम लिखें जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं। 5 उपसाधनों का जो है नाम लिखें आंतरिक सज्जा में जो प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो पहला होता है चित्र, यानी चित्र जो होता है आंतरिक सज्जा में उपयोगी होता है। दूसरी छोटी मूर्तियाँ, तीसरा दर्पण, चौथा घड़ी, पांचवी पुस्तकें। ये 5 उपसाधन होते हैं जो आंतरिक सज्जा को बढ़ाते हैं, आंतरिक सज्जा में प्रयोग किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको और बता दूं कि अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से, या हमारे कोर्स को बाई करना है, कोर्स में आपको जुड़ना है, खास करके क्रैश कोर्स में, जिसमें आपको ऐसे मॉडल पेपर तमाम सारे उसकी वीडियोस, तो वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। कुछ क्लासेस जो होंगी हो सकता है प्राइवेट फॉर्म में मिले तो वो भी आपको मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स बेसिकली यहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ नोट्स के लिए लेक्चर मतलब कि ये चीज़ें की गई हैं ताकि आप बहुत आसानी से पढ़ पाएँ। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। 100 रुपये केवल फीस रखी गई है, और 100 रुपये केवल एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट की आपकी फीस है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़ने के इच्छुक होंगे तो आपको एक प्रकार से पर्सनली भी चीज़ें सेंड करी जाएंगी। तो जी, और ग्रुप ऐसा नहीं कि अलग अलग ग्रुप, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का अलग अलग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेजना है। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जो होंगे उसको पेमेंट कर देना है, या कुछ करवा दे मतलब किसी से करवा देना है, जिससे भी आपका मन होगा आप करवा दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में आपके लिए और व्यवस्था क्या की जाएगी, इसके बाद में आपको ग्रुप जोड़ने के बाद में आपको वहाँ पर जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक जाएगी, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज इतने बजे से क्लास होगी। दूसरी बात, वो लाइव क्लास जब हो जाएगी तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। वीडियो के लिंक के साथ साथ प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। इसके बाद में उस वीडियो की, पर्टिकुलर वीडियो की आपको MCQs टाइप के चाहे हों, चाहे वीडियोस आपकी लिखित टाइप की हो, सभी टाइप के जो वीडियोस अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, उन सभी की PDF जो होंगी वो सब PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो PDF आपको मिलेगी सभी की। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी एक प्रकार से आएंगे मेरे पास, या 2025 में जो होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, तो वो भी आपको लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर भी साल फॉर्म में, या वैसे दोनों टाइप के देखने का प्रयास आपको मतलब कि दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके जैसे होम साइंस है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट होगा और एक आपका को करिकुलर होगा। को करिकुलर में आपकी बार आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसकी तैयारी भी आपकी विधिवत हो जाएगी। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास अवेलेबल है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तमाम सॉल्व करवा दिए हैं मैंने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के, तो उसको भी आप जो है हल प्रश्न पत्र भी देख पाएंगे। उन सभी की वीडियोस आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, मॉडल पेपर की PDF नोट्स और क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स मिल जाएगी। आप उसको आसानी से देख करके तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। और आप सीरीज खरीदेंगे तो भी, नहीं खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सारी चीज़ें विधिवत यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो लगभग आपकी 60 रुपये की सीरीज पड़ेगी, और इस तरीके से 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो लगभग 300 रुपये आपकी जो है खर्च होने हैं। अगर आप ग्रुप से हमारे ज्वाइन होंगे तो मात्र 100 रुपये में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी के साथ इसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जैसे आज मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही तमाम मॉडल पेपर आएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आपके समझ में बिल्कुल भी एक प्रकार से बाहर से जा रहा होगा, आपके दिमाग में सारी बातें रुक रही होंगी, ऐसे ही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ऐसे आगे समझाता रहूँगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे नंबर पर तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर, और तुरंत जुड़ जाएँ। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पोत का क्या अर्थ होता है। पोत, देखिए किसी वस्तु की सतह या धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। कोई वस्तु है या कोई एक प्रकार से मतलब कोई भी वस्तु, तो उसकी सतह कैसी है या उसका धरातल नीचे का पार्ट कैसा है, वही उसका जो है पोत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सतह की जो क्वालिटी होती है किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की, जो सतह होती है उसकी जो क्या क्वालिटी है उस सतह की, उसी क्वालिटी को पोत कहते हैं। संसार में बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनकी सतह का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार का यानी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है कुछ दानेदार पोत होता है, जैसे चप्पल आपने देखा होगा तो चप्पल का आधार कुछ दानेदार होता है, कभी कभी चप्पल दानेदार कभी स्लेट होता है। ठीक है, कुछ रोएदार, हवादार, नाजुक, चमकदार, ठीक है, कोमल, झालरदार,
पंख युक्त, झुर्रीदार, ऐसे तमाम प्रकार के पोत आपको एक प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये किसी वस्तु की सतह या धरातल की क्वालिटी को ही पोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है लय के प्रकार बताएं। लय, लय जो होता है किसी भी डिजाइन में लय उत्पन्न करी जाती, कोई भी चाहे घर हो या फिर कोई चीज हो, उसमें एक लय होती है। लय दो प्रकार की होती है, एक होती है नियमित लय और एक होती है स्वच्छंद लय। एक नियमित लय होती है जिसमें एक नियम के माध्यम से लय चलती है, और एक होती है स्वच्छंद लय जो अपने हिसाब से चलती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन से लय उत्पन्न करने की विधियां बताएं। किसी भी डिजाइन में लय उत्पन्न करने की कई सारी विधियां हैं। पहला होता है किसी भी चीज में दोहराव देकर के आप लय उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे एक चीज रखी, फिर 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, तो उस तरीके से एक लय उसमें बन जाएगी। दूसरी बात, आकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि या अनुक्रम द्वारा, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई आकार हमने ये बनाया, फिर इसके बाद में ये थोड़ा सा बड़ा बनाया, फिर इससे बड़ा बनाया, फिर इससे बड़ा बना दिया, फिर इससे बड़ा बना दिया, फिर इससे बड़ा बना दिया, ठीक है, फिर इससे बड़ा बना दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक लय में ये चला जा रहा है, ठीक है, क्या चला जा रहा है, एक लय में चला जा रहा है ना। तो इस तरीके से ये लय हो गया आपका, क्लियर। तो ये एक लय में जा रहा है आगे, क्लियर। तो ये आपका हो गया लय। तो आकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि या अनुक्रम के द्वारा भी लय प्राप्त उत्पन्न की जा सकती है। तीसरी बात है निरंतर रेखा के द्वारा, निरंतर रेखा के द्वारा भी लय उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा विरोध के द्वारा भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी चीज का जो है विपरीत चीज करे, ठीक है। इसके अलावा परिवर्तन के द्वारा भी लय उत्पन्न की जा सकती है, विकिरण के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है, नंबरवार विधि के द्वारा भी लय उत्पन्न की जा सकती है किसी भी डिजाइन में। तो इस तरीके से कई प्रकार के से किसी भी डिजाइन में जो है उत्पन्न की जा सकती है लय, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, संतुलन के प्रकार बताएं। देखिए संतुलन के प्रकार, केंद्र के आधार के दोनों ओर आकर्षण की मात्रा पर संतुलन के भिन्न भिन्न प्रकार किए जाते हैं। संतुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक या सम्मितीय संतुलन, जो एकदम सिस्टमेटिकल वे में होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक या असम्मितीय, जिसका कोई एक प्रकार से नियम कायदा नहीं होता अपने हिसाब से। तो इस तरीके से दो प्रकार के संतुलन होते हैं। अगला क्वेश्चन से प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आता है, क्योंकि पेपर का ही नाम प्रसार शिक्षा है। आवास क्या है, इसको लेकर के आवास की परिभाषा, ये सब प्रश्न खूब आते हैं। देखिए प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, अभी इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड कर पाए हैं, और भी तमाम मॉडल पेपर आएंगे जिसमें मैं ऐसे चर्चा करता रहूँगा। तो 3 से 4 मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे ऐसा, तो आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलेगा। प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए सूपे के अनुसार, सूपे कहते हैं कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक नियमित संगठित पाठशाला तथा कक्षा के बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार से अपने कार्य में रत हैं या गांव में कोई काम कर रहे हैं, वह व्यक्ति अपने काम के बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो उनको उनके काम से अवगत करवाना, उनको उनके काम में रुचि पैदा करना, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएँ, या अपने काम को करने में उनको जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को के समाधान के लिए उनको जानकारी देना, ये एक प्रसार कार्यकर्ता का गुण होता है। तो प्रसार शिक्षा यही बताती है कि कोई भी समस्या आपको काम करने में आ रही है, किसी भी चीज़ को करने में जो आपकी समस्या आ रही, उस समस्या से निदान के बारे में आपको बताया जाता है। कैल्सी और हार्ने कहते हैं कि प्रसार शिक्षा पाठशाला से बाहर की पद्धति, यानी कि ये स्कूल में नहीं दी जाती है, स्कूल से बाहर दी जाती है, जिसमें प्रौढ़ तथा वृद्ध सभी कार्य करने के द्वारा सीखते हैं। यानी कि इसमें वृद्ध हो चाहे वो जवान हो, ठीक है, वो एक प्रकार से कोई काम कर रहे हैं तो काम में उनको ट्रेनिंग देना हुआ, या कोई भी चीज़ में उनको कोई समस्या है तो समस्या से निदान पाने की उनको ट्रिक बतानी हुई, ठीक है। इसका बुनियादी उद्देश्य होता है मनुष्य का विकास करना, ताकि मनुष्य का चहुमुखी विकास हो सके, हर एक क्षेत्र में मनुष्य आगे बढ़ सके। आगे देखते हैं शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। प्रसार शिक्षा तो हो गई, प्रसार माने बढ़ाओ, शिक्षा का फैलाओ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए शिक्षा को परिभाषित कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना होता है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, यानी कि जो भी हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ें हैं उनकी खोज करना ही एक प्रकार से शिक्षा होती है। शिक्षा के द्वारा कोई व्यक्ति एक प्रकार से व्यक्ति का मस्तिष्क इतना एबल होता है, इतना योग्य बनता है कि वह एक प्रकार से सत्य की खोज कर पाए, यानी शिक्षा के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं, उसे अपना बना सके किसी भी सत्य को।
ठीक है, अभिव्यक्त कर सके जो भी जानकारी उसने ग्रहण की है, तो वो एक प्रकार से शिक्षा होती है। जॉन ड्यूबी नाम के एक शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का डेवलपमेंट है या विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण या इन्वायरमेंट पर क्या करता है, कंट्रोल रख सकता है, यानी कि नियंत्रण रखता है। यानी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अपने वातावरण यानी अपने जो चौतरफा उसके इन्वायरमेंट है उस पर नियंत्रण रख सकता है, अपनी संभावनाओं को पूरा कर सकता है, जो भी वह सोचता है अपनी इच्छाओं के पूरा करने के लिए शिक्षा रूपी माध्यम का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये शिक्षा हो गई। गांधी जी कहते हैं शिक्षा मन, आत्मा और एक प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसका सर्वांगीण जो है प्राकटीकरण होता है, बाह्य प्राकटीकरण होता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। सा विद्या या वा विमुक्ते, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, इस तरीके से सा विद्या विमुक्ते मतलब कि विद्या मुक्ति का एक साधन होता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें बताई गई हैं। समझते, तो शिक्षा हो गई, प्रसार शिक्षा हो गई। अब समझते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा, औप माने होता है, औपचारिक का सीधा सा मतलब होता है फॉर्मल। तो फॉर्मल कपड़ा आप ऐसे समझे, फॉर्मल चीजें ऐसे, इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल चीजों को आप समझ लें। जैसे कि फॉर्मल कपड़ा आप पहनते हैं, फॉर्मल कपड़ा कब पहनते हैं, जब कहीं पर आपको इंटरव्यू देने जाना होता है, कहीं पर आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आप फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। तो फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक, एक सिस्टम से पहनते हैं, एक सरकारी चीज़ों में करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा आप पहनते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप ब्लैक पैंट पहन लिए, व्हाइट शर्ट पहन लिया, ठीक है, टाई लगा लिया आपने रेड कलर की या ब्लू कलर की उस पर, उसके बाद में आपने एक पेटी, कमर पेटी बांध ली, जिसको एक प्रकार से जूते की कलर की आपकी पेटी होनी चाहिए। जैसे कि आपका अगर जूता ब्लैक कलर का है तो आपकी जो बेल्ट है वो भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए लड़कों की। ऐसे लड़कियां जो देखते हैं आप, जो हाउसिंग हाउसिंग वगैरह नहीं, आगे चल करके आप वस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय आपने पढ़ा होगा, वो सेकंड सेमेस्टर में है, तो उसमें आपको मैंने बताया भी होगा कि भाई उसमें क्या होता है, जैसे लड़कियां आजकल सारे वस्त्र विज्ञान के हिसाब से कपड़े पहनती हैं। लड़के एकदम से मूर्ख होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कपड़े कैसे पहनने, जो मिला उसको लाद लिया, लेकर के चले गए। लेकिन लड़कियां जो होती बेसिकली वो वस्त्रों को पहनने से पहले जैसे देखती हैं कि वो उनको, उनके पास अगर उस कलर का ईयरिंग है, यानी कि कान में पहनने वाला जो झुमका होता है, आजकल वो सोने वोने का झुमका उनका फैशन खत्म हो गया है। ठीक है, वो गाना एक है नहीं कि भाई रेट क्यों घट गया सोने का क्योंकि तुमने पीतल पहन लिया होगा, एक शायरी है अल्ताफ रज़ा की। तो उसमें एक प्रकार से क्या है कि भाई जब आजकल सोने का दाम ऐसे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन हाँ क्या है कि लोग पहनना बंद कर देंगे तो शायद थोड़ा बहुत घट ही जाएगा। क्लियर, लेकिन उसको लोग लेख करके रखते हैं क्योंकि भविष्य में उसके काम आते, कभी कभी जब गरीबता आती है और वही सोना वोना बनवा कर पहले से रखते हैं तो उसको बेच देते तो कुछ पैसा मिल जाता है, या उसको गिरव रख दे किसी के यहाँ तो मिल जाता है। ये चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो लड़कियां पहनती है तो उस पर ईयरिंग जो पहनती है, झुमका पहनती है, तो जिस कलर का झुमका, जिस कलर का ड्रेस होगा उनका उसी कलर का झुमका पहनेंगी, झुमकों का कलेक्शन रखती हैं। तो ऐसे लड़के जो है जूतों कलेक्शन हो, जैसे कि आपने जीन्स पैंट पहना तो उस पर आपको एक प्रकार से वैसे जूता पहन लेना, जो लोफर सोफर टाइप का, जो कुछ भी स्पोर्ट स्पोर्ट जो भी चलेगा सब चल जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मल पैंट पहन रहे हैं, सिलाया पैंट जिसको कहते हैं, तो उस पर आपको ऑफिशियल शूज पहनना पड़ेगा, बढ़िया ब्लैक वाला जो बियाहू जूता होता है बढ़िया, जो कोट पैंट पहन के जाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो औपचारिकता का मतलब होता है एक सिस्टम से, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, और अनौपचारिक मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जस मन हो तस पहन लियो। ठीक है, ये होता है दोनों का मतलब। ऐसे ही शिक्षा में इसको लाद दो। अब औपचारिक माने एक व्यवस्थित क्रम में, स्कूल में बढ़िया पढ़ने जाएंगे, हर साल पढ़ेंगे, हर साल टेस्ट देंगे, हर साल पेपर होगा, ये होगा औपचारिक शिक्षा। एक स्कूल में एक टीचर होगा, 40 मिनट पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। अनौपचारिक शिक्षा का हुआ है, जैसे कि आप पैदा भी हो, पैदा होने के बाद में आपने, आपके पिताजी ने कुछ आपको बताया, आपके दादा ने कुछ बताया, भैया ने कुछ बताया, बहन ने कुछ बताया, ठीक है, गांव में चला गए खेलते समय किसी ने कुछ आपको बता दिया। ऐसे ऐसे जहां जहां आपने गए वहां वहां आप सीखते ही चले जाते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वो हुए कि जब पैदा भी हो तब से लेके जब तक मरी न जाबो, जब तक आपका प्राण अंत नहीं हो जाएगा तब तक आप सीखते रहते हैं, वह शिक्षा अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी स्थान विशेष की, किसी टीचर विशेष की, किसी समय का कोई एक प्रकार से महत्व उतना नहीं होता है। इसमें जब जब मन होगा, जब जी चाहेगा, तब जो कुछ मिलता जाए सीखता चला जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा के व्यापक धरातल पर फैली हुई है, जबकि औपचारिक शिक्षा सिमटी हुई विश्वविद्यालयों तक, कॉलेज तक, स्कूल तक। ठीक है, क्लियर, तो ये होता है। तो दोनों समझ में आ गया होगा क्या होता है।
समझ लें लिखित लिखित पढ़ित में कि औपचारिक शिक्षा एक निश्चित क्रमबद्ध योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा होती है, जिसके लिए पाठ्यक्रम शिक्षा यानी सिलेबस डिसाइड होता है कि भाई क्या पढ़ाना है। शिक्षा देने का स्थान का यानी स्कूल होगा, समय कितने यानी 40 मिनट का एक पीरियड होगा, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, सिलेबस खत्म करना होता है, ठीक है, एक समय में या एक साल के अंदर। उसके अंदर पेपर होता है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है, शिक्षा देने वाले शिक्षक निश्चित होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु सीमा होती है कि भाई इतने समय तक आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में कोई सीमा नहीं होती। यह शिक्षा किसी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थान पर नियोजित पाठ्यक्रम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो इन सब में बिल्कुल भी नहीं बंधी होती, चाहे उम्र, समय, स्थान, नियोजित पाठ्यक्रम, सिलेबस निश्चित उचित नहीं होता, जो मन हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। यह वह शिक्षा है जो मनुष्य के जन्म से शुरू हो जाती है और अंतिम सांस तक चलती रहती है। इस शिक्षा का प्रारंभ बालक के परिवार से ही शुरू हो जाता है। बालक अपने परिवार से पैदा होते ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, देख करके सीखता है, बता करके, कुछ जान करके, सब कुछ तरीके से। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताएं। देखिए, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य का निजी विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, प्राइवेट। मनुष्य के वातावरण का विकास, परिवेश का विकास क्षेत्र, ठीक है। तीसरा होता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित संस्थाओं और साधनों के विकास का क्षेत्र, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता की उसको शिक्षा ग्रहित करनी, तो स्कूल खुल गया, ठीक है। मनुष्य को जिम जाना है तो जिम सेंटर खुल गया। मनुष्य को एक प्रकार से किराने की दुकान में शॉपिंग करनी, किराने की दुकान खुल गई। मनुष्य को शॉपिंग करनी है कहाँ पर भैया, कपड़े में शॉपिंग मॉल खुल गया। तो इस तरीके से ये जो होगा ये सब तीसरे नंबर पे आएगा। मनुष्य का वातावरण यानी उसके चारों तरफ जो चीजें हैं, उसका परिवेश, वातावरण, इसका विकास, मनुष्य का जो स्वतः विकास। तो ये 3 प्रकार के 3 वर्गों में प्रसार शिक्षा को हम बांट सकते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र जो होता है इन तीनों में होता है। मनुष्य का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, मनुष्य के वातावरण परिवेश का विकास होता है, और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो निर्मित संस्थाएं उनका भी विकास होता है। जो साधन होते हैं मनुष्य के विकास के लिए, उनका भी विकास प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा के दर्शन का अर्थ बताएं। देखिए, दर्शन माने होता है विचार या सत्य के प्रति निष्ठा या लगाव, ठीक है। दर्श, परस, मज्जन और पाना। दर्श माने होता है देखना, किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में और उसके तह तक जाना ही दर्शन होता है। उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेना दर्शन होता है, खोजबीन कर लेना पूरा। तो प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, जो गंभीर, शांत, व्यवस्थित व कल्याणकारी होता है किसी भी चीज के लिए। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज और राष्ट्र के विकास का भी आधार है। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस विश्वास को बल देता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान की जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बताएं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत माने होता है प्रिंसिपल या थियरी, उन कार्यों से होता है जो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं को उसका सिद्धांत कहते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करें कि जिससे वह स्वावलंबी मनुष्य बन सके। स्वावलंबी मतलब खुद अपनी समस्याओं का खुद निराकरण करने में सक्षम हो सके, ऐसे मनुष्य को तैयार करना प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। प्रसार शिक्षा के किन्हीं 8 सिद्धांतों के नाम लिखिए। देखिए, प्रसार शिक्षा के 8 सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार से हैं, सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ मिल जाएगा, बट आप इसको भी साथ साथ में कॉपी वगैरह लिख करके अगर चाहें तो लिखते भी रहें, नहीं तो इसको वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। देखिए, तो प्रसार शिक्षा के 8 सिद्धांतों में पहला है रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी प्रसार शिक्षा में किसकी रुचि कहाँ पर है, यानी इंटरेस्ट कैसा व्यक्तियों का, उनकी आवश्यकता क्या है, तो उनकी नीड्स और उनकी जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, सहयोग का सिद्धांत होता है, फिर उनका सहयोग करना। तीसरा, नेतृत्व का सिद्धांत, यानी उनको उनमें एक प्रकार नेतृत्व क्षमता का डेवलपमेंट करना। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में स्वयं की सहायता का सिद्धांत होता है, ठीक है, संतुष्टि का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, स्थानीय संस्थाओं के प्रयोग का सिद्धांत, कैसे करनी होती है स्थानीय संस्थाओं का उपयोग, निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत, ताकि एक प्रकार से किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति लगाव इसमें नहीं होना चाहिए। एक प्रसार कार्यकर्ता को इन तमाम सिद्धांतों से होकर के गुजरना पड़ता है और उसके बाद में वो किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे पाता है या फिर उसको आगे बढ़ा पाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आवास का चयन करते समय किन भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, अथवा भूखंड का चयन करते समय किन सार्वजनिक सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। यानी जब भी आप जमीन खरीद रहे हैं या कहीं पर आपको बसना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ सकती है या क्या चीजें आपको जरूरी चाहिए, ठीक है। किन चीजों की आपको जरूरत होती है जब आप कहीं पर बसना चाह रहे होते हैं या फिर कहीं पर आपको घर बनाना होता है, ठीक है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या होता है भाई, देखें,
आवास का चयन करते समय आपको बहुत सारी भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है। भौतिक सुविधाएँ जो जिसको आप महसूस नहीं, जिसको आप छू लें, जैसे कि आप एसी, कूलर, फ्रिज, जो भौतिक चीज़ें होती हैं इसको आप छू और देख सकते हैं। अभौतिक चीज़ें जिसको आप छू नहीं सकते ना तो देख सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं, वो अभौतिक है। तो भौतिक चीज़ों में से भूखंड जहाँ तक संभव हो ऊँचे धरातल पर होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। यानी कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ऊँचे स्थान पर होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसके आसपास वर्षा आदि का पानी नहीं ठहरता है। साथ ही साथ में ऊंचाई के आसपास का दृश्य भी सुंदर दिखाई पड़ता है दूर से। तो इस तरीके से दो फायदे इसके होते हैं, एक तो ये सुंदर दिखाई पड़ेगा, दूसरी बात जब पानी बरसेगा या बाढ़ आएगी तो आपके घर में पानी नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से भूखंड घनी बस्ती से दूर ही हो तो अच्छा होता है। यानी एकांत में अगर होता है तो इससे आपको क्या होता है, तमाम बीमारियां जो होती हैं जो नगरों में, वो बीमारियां आपको कम होती हैं। क्योंकि ऐसी बस्तियों में खुली हवा, धूप और वायु विजन आदि का अभाव होता है। वायु विजन मतलब होता है खिड़की वगैरह आप उस घर में नहीं खोल पाएंगे जहाँ पर आप के चारों तरफ घर बने होंगे। लेकिन जब आप अपने खेतों में घर बनवाएंगे, वहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया झरोखा लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे और बढ़िया मस्त तख्ता लगा के सोइए और खिड़की से हवाओं का आनंद लीजिए। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं ना, खिड़की खुली रही सारी रतिया, तो खिड़की खुली रहेगी और हवा आती रहेगी। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। ठीक है। जबकि भूखंड नगर से दूर होने पर सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है। नगर में क्या होता है, तमाम प्रकार कूड़ा कबाड़ करकट तमाम होता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाला, आपने गाना सुना होगा। और नगरों में आप देखते हैं सुबह सुबह, हालांकि आजकल तो सफाई शुरू हो चुकी है, नहीं वो गंदगी नगरों में आपको मिलती है। वैसे नगरों में गंदगी ही मिलेगी आपको, क्योंकि जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी वहीं पर गंदगी खूब मिलेगी। जनसंख्या जितने कम होगी उतने गंदगी कम मिलेगी। तो आप जब भी ऐसे ज़मीन चूज करें तो आप थोड़ा सा नगरों से अगर दूर चूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आजकल क्या है, नगरों की जो एक प्रकार से जो ज़मीनें हैं वो बड़ी महंगी हैं। ठीक है। इस वजह से लोग वहीं पर खरीदते हैं, चाहे वहाँ पर रह करके सुख सुविधा ना मिले उनको, लेकिन नगरों में की लोग भाग रहे हैं। लोग गांव के लोग नगरों में भाग रहे हैं, नगरों के लोग गांव में आकर के बस रहे हैं। अगला प्रश्न, गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। देखिए, गृह योजना या आवास योजना को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात, दिशा और स्थिति। घर की दिशा कैसी है, आमुख कैसा है, उसका मुखड़ा किस तरफ करना है, ये डिसाइड करता है। ठीक है। स्थिति कहाँ पर, यानी कहाँ पर वो घर आपको बनवा रहे हैं, उसका बाहरी स्वरूप कैसा दिखेगा, एकांतता यानी शहर से दूर है कि एकांत है कि कैसा है वो। ठीक है। सामूहिकरण, यानी सामूहिकरण मतलब होता है घर जब आप बनवा रहे होते हैं तो घर में सामूहिकरण है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की व्यवस्था, या फिर एक एक कमरा दूसरे कमरे से अटैच कैसे है पूरा घर, ताकि एक सा लगे। बृहत्ता यानी कि एक प्रकार से, बृहत्ता मतलब एक प्रकार से क्या होता है कि कमरे में ऐसा ना कि महीन चीज़ें आए। बृहत्ता मतलब होता है कि भाई एक कमरा ऐसा हो जिसमें सारी जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सामग्री सब आ जाए। फिर इसके अलावा लोचमयता होनी चाहिए कि भाई जब भी आप घर बनवाना चाहे फिर दूसरा, तो उसमें थोड़ा सा बहुत परिवर्तन भी कर सकें। संवहन चीज़ें, स्वच्छता, व्यवहारिक सुविधाएं, फर्नीचर की आवश्यकता, मितव्ययिता मितव्ययिता गृह योजना, यानी कि जो कम खर्चीली गृह योजना तैयार करनी चाहिए। सौंदर्य भी ठीक ठाक दिखना चाहिए घर का। तो ये सारे तत्व जो होते हैं प्रभावित करते हैं गृह योजना को। ठीक है। जब आप घर का आयोजन करते हैं, फिर बस कहीं पर रहने के लिए घर बनवाना चाहते हैं, तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर्स आपके समक्ष आते हैं और इन पर आपको चर्चा करनी होती है। इनके माध्यम से ही आपका घर जबरदस्त होता है। अगला प्रश्न, घर का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। देखिए, गृह योजना या घर का चुनाव करते समय या घर बनाते समय परिवार की आय और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। यानी परिवार की आय कितनी है और परिवार को कितने लोगों की आवश्यकता, यानी कितने लोग घर में रहेंगे, यानी आवश्यकता कितने कमरों की है या कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, कितने कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है घर योजना या गृह योजना जो होती है या घर का चुनाव करने समय ये चीज़ें पहली बात होती है। अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करते करके सामर्थ्य के अनुकूल ही योजना बनानी चाहिए व्यक्तियों को। मितव्ययिता को ध्यान रखते हुए भी मकान की मजबूती और उसका ढांचा उत्तम होना चाहिए। यानी आप कम खर्चीला तो जरूर प्रयोग करें, यानी कम खर्चा में बनवाएं, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि जहाँ पर 2 एक का मतलब कि 3 एक का मसाला लग रहा है वहाँ पर ऐसा ना करें कि 4 एक का 5 एक का मसाला लगवा दें। मतलब कि 1 बोरी सीमेंट और 4 बोरी गिट्टी लगवा देंगे, या फिर 4 बोरी मोरंग 2 बोरी गिट्टी इस तरीके से लगवा देंगे तो फिर वो टूट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप जो है 4 बोरी गिट्टी अगर या 4 बोरी मोरंग डाल रहे हैं, या फिर 2 बोरी मोरंग 2 बोरी बालू या फिर 1 बोरी गिट्टी डाल करके बढ़िया मसाला बढ़ाए तो 2 बोरी सीमेंट भी उसमें डाल दें। इससे क्या होगा, मजबूती बढ़ जाएगी, यानी जो मिस्त्री बताएगा उसके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है। मजबूत और ठोस बना मकान अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार महंगा बना ठोस और मजबूत मकान अंतोगत्वा सस्ता ही पड़ जाता है, क्योंकि हर साल की मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है। अगर आप बहुत जो है वैसे घर बनवाएंगे कागज़ के पत्तों जैसा, ठीक केवल शोभा के लिए बनवाएंगे, दिख मजबूती नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है।
घर बनवाने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी भी आवश्यक होती है कि घर में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे बनवाना होता है। पूरे जानकारी ग्रहण कर ले तब घर बनवाएं। इस संबंध में विज्ञापन भी सहायक होते हैं। विज्ञापन मैंने प्रचार प्रसार। गृह योजना बनाने के पूर्व नए मकानों को यथा उनके चित्रों को पुस्तकों से अध्ययन करके अपने मकान की डिजाइन परिवार की आवश्यकता के अनुसार चुननी चाहिए कि हमको कितनी ज़रूरत है, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि मिल जाए और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके और वो अपने परिवार में खुशी हंसी से रह सके। ठीक है, तो सभी समझ बूझ करके तब घर बनवाना चाहिए। मकान की योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात तो आर्थिक व्यय यानी कि खर्चा कितना लगेगा। दूसरी बात अभिव्यंजकता, कार्य और सुंदरता, ये सारी चीज़ें पूरा ध्यान में रख करके तब घर बनवाना चाहिए ताकि सुंदरता भी दिखे, घर अच्छा भी दिखे और घर में कम पैसा भी लगे। और कितना खर्चा लगेगा वो सब पहले डिसाइड हो जाएगा, तभी जा करके आप जो है एक प्लान बना करके एक बजट तैयार करके घर बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न, नक्शे के प्रकार बताएं। नक्शा, देखिए घर बनवाने से पहले हम इंजीनियर के द्वारा नक्शा पास करवाते हैं। बेसिकली शहरों में, गांव वगैरह में कम लोग नक्शे बनवाते हैं, वैसे घर बन जाता है। लेकिन शहरों में बेसिकली नक्शा पास करके कम जगहों पर बहुत बड़े मकान बना दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि निर्माण के सभी पक्षों का आयोजन किया जाए। सामान्यतः निम्न प्रकार के नक्शे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहली बात भूखंड योजना, दूसरा धरातल योजना, तीसरा विभाजित खंड, चौथा बाह्य रूप, त्रिविमितीय रूप, उद्यान योजना। यानी इसमें क्या होता है कि बाग बगीचा कहाँ पर रहेगा, बाहरी रूप कैसा दिखेगा, विभाजित यानी कमरे कैसे कैसे हम अलग करेंगे, कहाँ पर किचन, कहाँ पर बाथरूम होगा, सारी चीज़ें जो होंगी इसमें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आमुख क्या है, विवेचना कीजिए। आमुख माने क्या होता है, मुखड़ा होता है घर का। ठीक है, आमुख माने होता है मुखड़ा, मुहारा। शाह, काले और पातकी, ये तीन विद्वानों ने आमुख से के बारे में बताया। कहा कि सूर्य, हवा, वर्षा और आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना ताकि ये सभी तत्व भवन में आवश्यकता के अनुसार ही प्रवेश पा सके। पता लगे कि आप घर का मुहारा पूरब दिशा में कर दिए हैं। अब चूंकि आप घर का मुहारा पूरब दिशा में करेंगे तो सूर्य भगवान जैसे निकलेंगे आपके घर में रोशनी खूब दबा के जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, फिर उससे जब गर्मी के महीने आएंगे तो आपको कुछ दिक्कत करेगी, जिसका मुहारा पूरब की ओर होगा। पश्चिम की तरफ करेंगे तो शाम मीटिंग में जब सूर्य भगवान डूबने लगेंगे तो आपके पूरे घर में उजाला आएगी, जिससे आपको गर्मियों में के महीने में दिक्कत होगी। ठंडियों में तो मजे करेंगे लेकिन गर्मियों में दिक्कत होगी। बचा कैसे आ सकता है इससे, आप मुहारा अपनी उत्तर दिशा में कर देंगे तो उत्तर दिशा में बढ़िया मुहारा होता है। उससे क्या होता है कि भाई जब सूर्य की किरणें इधर से आएंगी तो दाएं से आएंगी तो भी नहीं पड़ेंगी, बाएं से आएंगी तो भी नहीं पड़ेंगी, उत्तर से सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो इस तरीके से और आपका जो है घर जो होगा जहाँ पर हवाएं भी ठीक ठाक आएंगी, पूर्वाई चलेगी तो हवाएं आपके घर में प्रवेश करेंगी। बगल में खिड़की जंगला लगवा दिया तो उधर से आएंगी। ठीक है, पीछे लगवा दिया उधर से आएंगी। सामने खिड़की है तब भी मान लेते उत्तराही चली मंद बयार तो भी आपके घर में प्रवेश करेगी। घर प्रवेश मतलब प्रवेश में आपके मतलब कि घर में प्रकाश भी आएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। आर.एस. देश पांडे ने अपनी पुस्तक मॉडर्न आइडियलिज्म या मॉडर्न आइडियल होम्स फॉर इंडियन, मॉडर्न आइडियल होम्स फॉर इंडियन नाम की एक पुस्तक है। किसकी है, आर.एस. देश पांडे की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि उचित आमुख से तात्पर्य एक भवन के नक्शे को इस प्रकार निर्धारित अथवा मुख्य प्रदान किया जाए, उसका जो मुहारा है वो प्रदान किया जाए जिसके द्वारा उसके निवासी प्राकृतिक संपदा जैसे सूर्य के प्रकाश का आनंद ले पाएं। ठीक है, हवा का आनंद ले पाएं और वर्षा जब हो तो बढ़िया मंद मंद फुहार कूलर जैसी हवा ले पाएं। जो कुछ उनके लिए अच्छा है उसका आनंद उठा सके, जो कुछ उनके आराम में बाधक है उसे हटा सके। यानी कि जो बाधा मैंने बताया कि खूब तीव्र प्रकाश लगेगा तो फिर दिक्कत होगी, कम लगेगा तो भी दिक्कत होगी। ऐसे में उचित लगे इसके लिए घर का मुखड़ा कैसे किस दिशा में होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, आमुख का आंग्ल पर्याय है ओरिएंटेंस मतलब कि ओरिएंटेंशन, जिसका भावार्थ होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। ठीक है, भवन की योजना के संबंध में आमुख एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमुख की उचित स्थिति के द्वारा हम भवन की स्थापना में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि हवा, धूप, वर्षा, इन सभी का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आमुख का संबंध केवल सामने की स्थिति से ही नहीं होता है वरन भवन के पीछे के भाग के प्राकृतिक तत्वों के संबंध में भी होता है। पीछे से हवा आएगी या नहीं आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा, या फिर वर्षा होगी तो उससे बचा जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। ठीक है, पूरे घर के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नक्शे की आवश्यकता पर प्रकाश। नक्शे की क्या आवश्यकता है, नक्शे की आवश्यकता यो तो आयोजन जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले आपको जरूरी होती है, जो जरूरी होता है एक प्लान का बनाना। बिना प्लान के आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बिना प्लान के करेंगे तो हमेशा
आप बहुत ही एक प्रकार से लॉस में जाएंगे। तो कोई भी काम करने से पहले बेटा सबसे पहले जरूरी होता है कि एक योजना या एक आयोजन करके ही या कोई प्लान करके ही हम कोई काम करें, ठीक है। और वही प्लान आपको जरूरी होता है जो है घर बनवाने से पहले। तो नक्शा तैयार कर लें हमको घर कैसे कैसे बनवाना है, दीवार कितनी मोटी होनी चाहिए, कितने कमरे बनवाने हैं, ठीक है, कितने पैसे में लगेगा, सब कुछ आप डिसाइड कर लें। किंतु भवन निर्माण में इसकी उपयोगिता कहीं अधिक ही है। भवन निर्माण का कार्य बार बार नहीं होता है, लगभग एक दो पीढ़ी के बाद ही होता है। एक पीढ़ी बीत जाती है एक भवन में रहते रहते। एक बार घर बन जाने पर इसमें परिवर्तन भी आसान नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि सोच विचार कर आयोजन बनाया जाए या नक्शा बनाया जाए। नक्शा इसी आयोजन की अभिव्यक्ति होती है और इसकी उपयोगिता कई क्षेत्रों में है नक्शा बनाने की। नक्शा माने पहले बना ले खाका कि भाई घर कैसे बनना है, कहाँ पर खंभे लगेंगे, कहाँ पर बरामदा होगा, कहाँ पर किचन, कहाँ पर बाथरूम, मुखड़ा किस दिशा में होगा, सारी चीज़ें जो है सीढ़ी कहाँ पर लगेगी, ठीक है, नहाने वाला घर कहाँ पर बनेगा, सब कुछ। पहली बात इसकी आवश्यकता है निर्माण कार्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में, निर्माण कार्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में, ताकि जो है जो व्यक्ति काम कर रहे हैं मिस्त्री वगैरह हैं उनको पता चल जाए कि आपको कैसे कैसे दीवार उठानी, कैसे कैसे घर बनाना, एक उनके उनके दिमाग में चले। दूसरी बात, भवन निर्माण के अनुमानित व्यय को आंकने के लिए भी नक्शा तैयार किया जाता है कि भाई हमारा खर्चा कितने लगेगा, तो खर्चा भी पता चल जाता है जब आप नक्शा तैयार करवाते हैं। तीसरी बात, नगर महापालिका में रिकॉर्ड के रूप में भी एक प्रकार से नक्शा अगर आपका रहेगा तो व्यवस्थित रहेगा, नगर पालिका में आप दे सकते हैं उसको। चौथी बात, ठेकेदार एवं इंजीनियरों के लिए भी जरूरी होता है, ताकि ठेकेदार जो होंगे उसी हिसाब से ठेका लेंगे कि कितना पैसा लगेगा, उसके हिसाब से ठेका ले लेंगे और वो घर बनवा देंगे। इंजीनियरों के लिए भी, जो इंजीनियर चूंकि बनाते हैं नक्शा। पांचवी बात, भवन निर्माण के नियमों की जानकारी के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है, कि भवन निर्माण के क्या क्या नियम होंगे, कैसे बनेंगे नक्शा, उसके लिए भी जरूरी होता है। तो नक्शे के जो है उपयोग है या नक्शे की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक बात है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये सब लघु उत्तरीय के क्वेश्चन है। प्रश्न है, बरामदा किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट करें। घर में जो बरामदा होता है बाहर वाला, वही बरामदा होता है। आजकल बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में एक बरामदा भी रहता है। कार्यालयों तथा अधिक संपन्न घरों में एक अभ्यागत कक्ष की भी व्यवस्था करी जाती है। बरामदा कई प्रकार से उपयोगी, पहली बात तो यह प्रतीक्षा कक्ष का कार्य भी करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आ गया घर में आपके, तो बरामदे में कुर्सी दे दिया कि बैठो भाई, अभी आएंगे जो जिससे आपको मिलना है तो मिल लेंगे आपसे, तो बाहर बैठो, बरामदा प्रतीक्षक का कार्य करता है। बैठक में आने से पहले वे यहाँ बैठ करके प्रतीक्षा कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। दूसरी बात, घर के अन्य कक्षों में जाने हेतु स्वतंत्र मार्ग भी बरामदा होता है। बरामदे से आप घर के कमरों में, अलग अलग कमरों में जा सकते हैं, इससे कमरों की एकांतता भी बनी रहती है। तीसरी बात, इसका उपयोग सायंकाल अथवा रात्रि में विश्राम करने या गपशप करने में या पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में सभी लोग इकट्ठा बैठ करके बरामदे में चीज़ें कर सकते हैं। या कोई खिलाई पिलाई करना हुआ, पानी बरसने लगा बाहर, तो भी आप बरामदे में कर सकते हैं अगर बड़ा है। या फिर मान लेते हैं कि आपको 4 चक्का आपने खरीदा, तो एक जो उसको खड़ा करने के लिए भी बरामदे में आप ला करके खड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारा काम आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन कक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी। भोजन कक्ष क्या होता है? भोजन कक्ष माने होता है रसोई घर, ठीक है। भोजन कक्ष रसोई घर के निकट होना चाहिए। भोजन कक्ष मतलब जहाँ पर भोजन लोग कर रहे हैं, भोजन जहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा है और जहाँ पर लोग भोजन करते हैं, तो तुरंत रसोई घर के बगल हो, ताकि वहाँ से जो है रोटी लेकर के अगर आपकी बीबी आए या फिर महिला आए तो तुरंत जो है आपको टेबल पर मिल जाए, उसको ज़्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े। जैसे बरामदे में अगर आप बैठ कर खाएंगे तो फिर वो रसोई घर से कितनी बार रोटी लेकर के वहाँ तक आएगी आपको देने। आप बरामदे में बैठ कर बोल रहे 2 ठो रोटी ले आओ, तो 2 ठो रोटी लावे के लिए वो घर में सुनाई नहीं पड़ रहा उसको, या सुनाई भी पड़ा तो तावा उसका जल रहा है, रोटी जल रही, तो 2 रोटी ला करके बरामदे में देगी नहीं देगी, उसको भी गुस्सा आएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, मारपीट होगी फिर उसी बात में रोटी के चक्कर में। तो ऐसे में जरूरी घर बनवाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो है रसोई घर के एकदम से बगल में अगर खाने का टेबल वोबल लगवा दें, वहीं पर खाने की व्यवस्था करें, ताकि जो है लोग बैठ करके खाएं, ताकि पका हुआ भोजन वहाँ तक ले जाने में असुविधा ना हो किसी को। आजकल भोजन कक्ष अलग से रखने की प्रथा कम है, पहले होती थी, लेकिन आजकल उसी में रसोई घर के बगल में आंगन में ही लोग खा लेते हैं बैठ करके। सामान्यतः उसे बैठक के साथ मिला दिया जाता है और दोनों के बीच में पर्दा या हल्का सा पार्टीशन दे दिया जाता है, अथवा रसोई घर को बड़ा करके उसके एक भाग को भोजन कक्ष के रूप में और दूसरे को खाना बनाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि आजकल रसोई घर को भी बड़ा कर देते हैं, तो उसी में बैठकर खा लेते हैं बहुत सारे लोग। जैसे हमारे घर में कोई भोजन वोजन का कक्ष नहीं है, रसोई घर में ही कुछ मतलब रसोई घर के बाहर आंगना बना हुआ है, तो आंगन में ही बैठ करके हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर रसोई घर बड़ा बना दिया है, उसी में एक तरफ खाना बना, दूसरी तरफ लोग बैठ करके खा भी रहे हैं।
यदि भोजन भारतीय पद्धति में फर्श पर पीढ़े पर बैठ करके करना है तो अधिक जगह नहीं लगती है। जैसे हम लोग जो है पीढ़े पर बैठ के खाते हैं, भूमि पर बैठ करके ही खाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों में कुछ नहीं कुछ, चाहे आंगन में बैठ के खा लो, चाहे बरामदा में खा लो, चाहे डौड़ी में खा लो, कहीं पर बैठ के खा लो, ठीक है। चाहे रसोई घर में बैठ के इधर पीढ़ा लगा कर खा लो बढ़िया सा, भोग लगा करके भगवान का। यदि भारतीय पद्धति में है फर्श पर पीढ़े बैठ कर खाते हैं, बोरा बिछा कर खाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप डाइनिंग टेबल यानी विदेशियों का फॉलो करते हैं कंटेंट, तो उसके लिए डाइनिंग टेबल होना, तो बड़ा सा एक टेबल लगेगा, उसकी चारों तरफ कुर्सी लगेगी, उस पर फल फ्रूट रखे जाएगा, तो वो भौकाल टाइट होगा, तो उसमें लगभग एक बड़ा कमरा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लगभग 120 या 140 वर्ग फीट की जगह उसके लिए जरूरी होती है। भोजन कक्ष को साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए ताकि बाहर से हवा भी उसमें आती रहे। इसका फर्श भी चिकने पत्थर या मोजाइक टाइल्स का हो तो बेहतर होगा, इससे सफाई आसानी से हो सकेगी, ताकि स्वच्छता भोजन में बहुत जरूरी है। खाना बनाने का मतलब नहीं खाना आपने अच्छा बनाया, खाने में स्वच्छता सबसे जरूरी होती है आजकल। अगर खाना स्वच्छ बना है तभी जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामूहिक संपर्क के बारे में बताएं। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। यानी कि दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते, इकट्ठा होकर के कोई किसी मुद्दे पर रिसर्च, किसी मुद्दे पर बातचीत करते, तो वही होता है सामूहिक संपर्क। सामान्यतः समूह में 2 से लेकर के 30 लोग तक उपस्थित हो सकते हैं। इन सभी के सोच और दृष्टिकोण लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय या सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ये होता है सामूहिक संपर्क। जनसंपर्क क्या होता है? जनसंपर्क के प्रकार बताएं। देखिए, प्रसार और संचार के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की जनसंपर्क विधियां सामने आती हैं, प्रयोग की जाती हैं। जनसंपर्क के लिए मतलब कि जनसंपर्क मतलब कि क्या होता है, लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क विधि, जब हम किसी व्यक्ति से पर्सनली जाकर के मिलते हैं तो पहली विधि ये हो गई। दूसरी होती है सामूहिक या समूह संपर्क विधि, इसमें हम कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं किसी फंक्शन में, फिर मिल लेते हैं एक दूसरे से। तीसरी बात विराट जनसंपर्क विधि, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें आप जो है जाकर के एक दूसरे से मिल सकते हैं। फिर विराट संपर्क, जो किसी फंक्शन में या किसी रैली में आप गए, तो वो सब एक प्रकार जनसंपर्क के ये सब प्रकार होते हैं। 3 प्रकार आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षण क्या है? ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं, शिक्षण समाज के द्वारा स्वीकृत ढंग से ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, अर्थात सीखने का काम सुचारू रूप से चल सके, यही होता है शिक्षण। इसका उद्देश्य होता है सीखने वालों के व्यवहार में उपयुक्त यानी वांछित जो उनको चाहिए वैसा परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन उनके विचारों में आ सकता है, उनके व्यवहार में आता है, उनकी कार्य कुशलता यानी कार्य करने की शैली या क्षमता में आता है, उनके मूल्य यानी वैल्यूज़ में आता है, उनकी अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड यानी एटीट्यूड में उसकी बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। तो शिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ही उसमें चीज़ें होती हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से अभियान। अभियान क्या होता है? देखिए, कम समय में किसी विशेष समस्या पर सघन रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट समय पर जो गहन शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है उसी को अभियान कहते हैं। अभियान जैसे कोई समस्या सामने आ गई, उस समस्या से निपटने के लिए तमाम लोगों के द्वारा मिल करके उस समस्या के समाधान ढूंढने को लेकर के या उसको खत्म करने के लिए एक अभियान किया जाता है, तो वही अभियान होता है। अभियान का लक्ष्य समुदाय में बृहत रूप से रुचि और सक्रियता को बढ़ावा देना होता है। किसी गंभीर तत्कालिक समस्या के निदान के लिए अभियान चलाया जाता है, कोई भी अभियान। जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना को हटाने के लिए तमाम अभियान चलाए गए, ठीक है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण को विषम बना करके अभियान चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के अभियान किसी समस्या को लेकर चलाए जा सकते हैं लोगों के द्वारा। संचार किसे कहते हैं? संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में बातचीत करना, यानी हमारे विचार आप तक पहुँचे, आपके विचार हम तक पहुँचे, ठीक है। इसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। चाहे आप बगल बगल में बैठ करके बोलेंगे तो ये कोई माध्यम नहीं होगा, लेकिन अगर आप जैसे आप कहीं पर घर पर बैठ कर चीज़ों देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ और हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में जो है कांटेक्ट हो रहा है, हम और आपके बीच में एक प्रकार से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से संपर्क हो रहा है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपनी बातों, विचारों और तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। यानी एक दूसरे को अपनी दुख सुख जो है, जो भी होता है, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। मतलब कि राम श्याम को बताता है अपनी बीती, श्याम राम को बताता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं, ऐसा नहीं कि एक बता रहा है दूसरा बस केवल सुन रहा है, ठीक है। दूसरा भी उसकी तरफ से रिएक्शन आना चाहिए, हुकारी ही चाहे आ जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलता रहे।
बिना रिप्ले के जो है संचार अधूरा माना जाता है। फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। संचार का लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट तथ्य होता है, लास्ट सिद्धांत होता है फीडबैक का मिलना। ठीक है, सूपे के अनुसार, सूपे कहते हैं संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। स्रोत कौन होता है? स्रोत माने जो एक प्रकार से इसे श्याम या राम, राम क्या है? स्रोत है। प्राप्तकर्ता कौन है? श्याम है। ठीक है, और संदेश क्या है? जो उसमें बातें बताई जा रही है वो संदेश। ठीक है, और जो एक प्रकार से मतलब भेजा किससे? तो माध्यम एक होता है, संचार माध्यम। संचार माध्यम जैसे मान लेते हैं उसने ईमेल के द्वारा भेजा, तो ठीक है, तो ईमेल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईमेल जो हो जाएगा संचार माध्यम हो जाएगा। तो फिर ईमेल जब पढ़ेगा श्याम, श्याम ईमेल पढ़ने के बाद में फिर इसका रिप्ले देगा, और रिप्ले जो होगा वही फीडबैक कहलाएगा। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संचार ये होता है। संचार के प्रमुख तत्व, संचार के कई सारे तत्व हैं। जैसे पहला होता है संचारक यानी कम्युनिकेटर। एक व्यक्ति होता है जो कि जैसे संचारक, जैसे राम को मैंने होता तो राम संचारक हो गया। ठीक है, राम जो है संचारक हो गया। संदेश, कोई मैसेज होता है, मैसेज जैसे मान लेते हैं राम ने कहा, श्याम को ने एक संदेश भेजा राम के पास कि जो है राम भाई जो है आपको घर, मतलब कि श्याम से राम ने कहा कि श्याम भाई जो है किन्हीं कारणों के बस में या हमारी तिलक ठनी हुई है, आपको 10 तारीख को हमारे यहाँ आना है। ये लिखा संदेश। ठीक है, कुछ लिख दिया संदेश, तो ये भेजा किसके पास? श्याम के पास। संचार माध्यम किसके द्वारा भेजा? ईमेल कर दिया। तो ईमेल क्या हो गई? ईमेल संचार माध्यम हो गई। प्राप्तकर्ता कौन हो गया? श्याम हो गया। श्याम क्या प्राप्त करेगा कि भाई श्याम को मिला कि हाँ भाई जो है हमारी तिलक ठनी, राम ने कहा कि हमारी तिलक है, आपको फलाने तारीख को 10 तारीख को हमारे यहाँ पहुँच जाना है। तो श्याम जो होगा वो जा करके बोरा बिस्तर लेकर के यहाँ पर पहुँचेगा, या फिर फीडबैक दे देगा ईमेल के माध्यम से, ईमेल का रिप्लाई देगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल आएंगे, हम समय से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। 4 व्यक्ति होते हैं इसमें, संचारक, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता, और 5वीं यहाँ पर लिख सकते हो कि संचारकर्ता का जो फीडबैक होता है वो भी जरूरी होता है। अगर दूर है तो, नजदीक है तो बगल में बात कर ली। अगला प्रश्न, छाया अभिनय क्या होता है? छाया अभिनय क्या है? देखिए, छाया अभिनय में परछाई के द्वारा नाटक दिखाया जाता है। एक सफेद पर्दे को बांध करके उसके पीछे तेज प्रकाश करते हैं जिससे छाया उत्पन्न होती है। इसके पीछे अभिनय यानी कि नाटक करने वाले पात्र कर दिए जाते हैं। एक व्यक्ति कहानी या प्रसंग को पढ़ता है और अभिनय करने वाले पात्र इस प्रहसन के अनुरूप जो बातें बताई जा रही होती है उसके अकॉर्डिंग अपने अंग को हिलाते हैं, और वह अंग पीछे हिलाते पर्दे के, ठीक है, बिना बोले अभिनय करते हैं, और पर्दे के सामने बैठे दर्शकों को उनकी छाया दिखाई पड़ती है पर्दे की। ठीक है, और वही छाया जो होती है ये छाया नाटक कहा जाता है या छाया अभिनय कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन से सेवा पत्र, और ये छाया जो नाटक होता है ये प्रसार कार्यक्रम में बहुत बार चलाया गया है। ठीक है, प्रसार करता लोग इसको करते हैं, चलाते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, सेवा पत्र क्या है? देखिए, जब विषम संबंधी सूचना देने या नोटिस भेजने के लिए परिपत्र का उपयोग किया जाता है तो इसे सेवा पत्र कहते हैं। समूह संचार का यह अच्छा माध्यम है। सर्वोत्तम सेवा पत्र वह होता है जो संक्षिप्त, सरल और सीधा हो तथा जिसमें पूरी सूचनाएं हो, वो सेवा पत्र होता है। यानी जब विषय सूचना संबंधी या संबंधी सूचना देने या नोटिस भेजने के लिए परिपत्र का यानी सर्कुलर का उपयोग किया जाता है तो इसे सेवा पत्र कहते हैं। समूह संचार का यह अच्छा माध्यम होता है। सर्वोत्तम सेवा पत्र वह होता है जो संक्षिप्त हो, छोटा हो, सरल हो, सीधा हो, जिसमें पूरी सूचनाएं लिखी हो, सेवा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलचित्र क्या होता है? चलचित्र का अर्थ होता है केवल उन चित्रों को दिखाने से जिसमें केवल चित्रों को ही प्रोजेक्ट के द्वारा बड़े रूप में दिखाया जाता है। जैसे चित्र यहाँ पर आपके बोर्ड पर चित्र दिख रहा है, फोटो दिख रही है, ऐसे कोई चित्र मैं यहाँ पर ला दूँ, अभी नक्शा ला दूँ भारत का, तो वो चित्र हो गया। तो ये आपका चलचित्र हो जाएगा। उसमें बोलने का कोई प्रबंध नहीं होता। अभी देखो बोर्ड में कुछ बोल नहीं रहा, बस केवल फोटो दिख रही है, तो ये चलचित्र हो गया। बिना आवाज वाले चलचित्र भी प्रसार शिक्षा के उपयोगी साधन होते हैं। जैसे पहले जब मास्टर लोग पढ़ाते थे तो प्रोजेक्टर होते थे, वो यहाँ पर एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन से कुछ फोकस निकलता था और वो फोकस जा करके जो है पर्दे पर पड़ता था या व्हाइट बोर्ड पर पड़ता था, वहाँ पर फोटो छप जाती थी और उस फोटो पर डिस्क्रिप्शन देते थे प्रोफेसर क्लासरूम में। ठीक है, तो ये होता है चलचित्र के माध्यम से। तो इससे प्रसार कार्य करता है, फिर किसी जनता को अट्रैक्ट किया जाता है। इससे या इसके द्वारा विभिन्न समस्याओं तथा घटनाओं को रोचकता से प्रस्तुत किया जाता है और लोग उस, जैसे चित्र आ गया सामने, अभी इसे मैं बता रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है,
अभी किसी गांव के बारे में बता रहा हूँ तो उस गांव की फोटो आ जाए, हिमालय पढ़ा रहा हूँ तो हिमालय की फोटो साक्षात पीछे आ जाए, या मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उस टॉपिक में से मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मोहम्मद गौरी की फोटो पीछे आ जाए, मोहम्मद गौरी की फोटो, उनकी लड़ाई की जो फोटो है वो सब आ जाए। तो उससे क्या होगा, लोगों को जब बताऊंगा मैं, फोटो फटाफट बदलेगी, ये देखिए मोहम्मद गौरी हैं, तो उससे क्या होगा, रोचकता आएगी, लोग उसको देखेंगे और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ यह शिक्षण का भी उपयोगी साधन बन चुका है, चलचित्र के माध्यम से पढ़ाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस क्या है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म है समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत, आईसीडीएस की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक योजना है, जो माताओं और उनके बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार और स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, ये होता है आपका समेकित बाल विकास सेवा, ये महिलाओं और बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, ग्राम सेविका। प्रश्न सब ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ग्राम सेविका। देखिए, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में ग्राम सेविका कहते हैं, सी बी का। तो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इसी को क्या कहते हैं, ग्राम सेविका कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ड्वाक्रा बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी गांवी ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। ठीक है, गांव की जो महिला हैं और शिशु हैं उनके विकास को लेकर के कार्यक्रम किया गया, उसको ड्वाक्रा के नाम से जानते हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली उन महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 1982 में की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध करवाना, ताकि महिलाएं खुद रोजगार हो सके और कुछ कमा सकें, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सके तथा बढ़ा सकें। जब माताएं आय बढ़ा सकेंगी या माताएं खुद कमाएंगी तो क्या होगा, उसका विकास, शिशु का विकास भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, शिशु को दूध या अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे, उनको पढ़ा लिखा पाएंगी। इस तरीके से माताओं को एक प्रकार से रोजगार मिलेगा, तो अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के बारे में बताएं। यूनिसेफ क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा सन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ का पूरा नाम है। ठीक है, यूनिसेफ के सारे कार्य एवं सहायता प्राथमिक रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित होती है। यूनिसेफ विभिन्न देशों के बच्चों के विकास से रिलेटेड तमाम सारी योजनाएं बनाता है और उनमें सहायता करता है, हर एक बच्चों का, चाहे किसी भी देश के हो, विश्व के सभी बच्चों के लिए कार्य करता है। उन्हें धार्मिक सहायता देना हुआ, आवश्यक उपकरण प्रदान करना हुआ, सामान आदि उपलब्ध करवाना, ये सब एक प्रकार से समय के मतलब कि ये यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है बच्चों के लिए, विश्व के सभी बच्चों के लिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। देखिए, प्रश्न, रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, भाई सभी लोग बताइएगा। रंगों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले है प्राथमिक या मौलिक रंग, दूसरे हैं युग्म या मिश्रण रंग, तीसरे हैं मध्यस्थ रंग। ये 3 प्रकार के रंग हैं। रंग के मुख्य गुण क्या हैं। ह्यू यानी रंगत, पहली बात उसमें रंग होता है। दूसरी बात मूल्य का मान और तीव्रता और सघनता। ठीक है, ये रंग की क्वालिटीज होती हैं। अगला प्रश्न, विरोधी रंग संगति व पूरक रंग संगति से क्या, या उसमें क्या अंतर होता है। देखिए, विरोधी रंग संगति ऐसे रंगों के संयोग से उत्पन्न की जाती है जो वर्ण भेद चित्र में एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि पूरक रंग संगति में वर्ण भेद के आमने सामने के रंग जो है लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये विरोधी रंग संगति और पूरक रंग संगति, तो पूरक माने होता है जो रंग एक दूसरे से मिल करके अपने आप में पूरे हो जाएं, विरोधी माने एक दूसरे के विपरीत रंग। रंग योजना गृह सज्जा को प्रभावित करती है, इस वजह से प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। अनुरूप और विखंडित पूरक संगति में क्या अंतर है। देखिए, इसमें पड़ोसी रंगों का संयोग होता है, इससे मिलती जुलती संगति भी कहते हैं, जबकि विखंडित पूरक संगति में एक रंग के साथ उसके सामने के रंग के दोनों ओर के पड़ोसी रंग शामिल कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विपरीत रंग योजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने के रंग, जैसे कि
पीला और बैंगनी, नीला और केसरी, लाल और हरा, ये पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री रंग कहलाते हैं। यानी कि पीला और बैंगनी जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर के पूर्ण रंग बन सकते हैं। नीला और केसरी भी एक दूसरे से मिलकर के बन सकते हैं। लाल और हरा ये कॉम्प्लीमेंट्री रंग कहलाते हैं। विपरीत रंग योजना में एक रंग को प्रमुख मान करके उसका टिंट या शेड दीवारों पर करें और रंग को सहयोगी मान करके फर्श की दरी एवं गलीचे आदि में उस शेड का उपयोग करें। प्रधान रंग की सुंदरता बढ़ाने के लिए परिपूरक गौण रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक रंग होगा जो टाइट होगा, एक रंग हल्का होगा, तो टाइट वाला अच्छा दिखेगा उसमें। यदि एक रंग चटक है तो दूसरा रंग फीका होना चाहिए। यही विपरीत रंग योजना होती है। ऐसा ना होने से कमरे का प्रभाव फीका पड़ जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो है कमरा जो है दोनों एक एकदम से रेड कलर का है और दूसरा एकदम से जो है ब्लू कलर का है, नीला और लाल कर दे तो भी उतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। आप क्या करें, एक तो एकदम से हार्ड लाल कर दिया, दूसरा आप थोड़ा सा बैंगनी या थोड़ा सा हल्का टाइप का कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो लाल वाला होगा प्रधान रंग जिसको आपको दिखाना है वो टाइट दिखेगा और वो थोड़ा रंग हल्का दिखेगा। तो एक टाइट हो तो एक हल्का हो, दूसरा हल्का हो तो अगला टाइट हो। ये होता है विपरीत रंग योजना। और यही किया जाता है, प्रयोग हमेशा होता है। जैसे आप अगर शर्ट पहने टाइट, शर्ट आपकी खूब बढ़िया है तो पैंट थोड़ा सा हल्का पहने, भूरा पहने या फिर कुछ ऐसा पहने जो भद्दा टाइप का हो। अगर आपका शर्ट जो है बेकार टाइप का है तो आपका पैंट चमकीला हो। इस तरीके से कोई ना कोई एक बढ़िया दिखना चाहिए आपका। दोनों अगर चटक मटक पहन लेंगे तो एकदम से बर्बाद लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश स्वयं एक अदृश्य पदार्थ है। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमें दृष्टि देती है और तब हम किसी वस्तु अथवा दृश्य को देख पाते हैं। किसी वस्तु पर जो प्रकाश परावर्तित होता है उसको ग्रहण कर प्रायः आंख उस पर को मतलब उस वस्तु को देख पाती है। प्रकाश केवल साधन होता है, यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिससे हमारे लिए देखना संभव नहीं होता। यानी प्रकाश को हम देख नहीं पाते लेकिन प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश अगर ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगर प्रकाश ना हो तो वास्तव में हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश की किरण आती है, वस्तुओं से टकराती है, वस्तुओं से टकरा करके हमारे आंखों में जाती है, फिर हमारी आंखों से एक प्रकार से वो हमारे आंखों में उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फिर उसको हमारा दिमाग सीधा करके उस वस्तु को हमको दिखती है वो। ठीक है। तो बिना प्रकाश की वस्तुएं आपको दिखेंगी नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकाश को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रकाश की निम्नलिखित मुख्य परिभाषा, जैसे अगर आपके घर में लाइट बिजली अच्छे तरीके से लगाई जाएगी तो बढ़िया दिखेगा। आजकल के टेंट जो लगाए तो उसमें आप देखते हैं प्रकाश की व्यवस्था करी जाती है और तमाम प्रकार के झालर वगैरह टांगी जाती है, तो उससे घर आपका बहुत परफेक्ट दिखता है, अच्छा दिखता है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि प्रकाश वातावरण का ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। दूसरी बात, पीट, पिकेट और आर्नोल्ड कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दृष्टि को संभव बनाता है, यानी जिससे हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो प्रकाश की कमी में हम नहीं देख पाएंगे वस्तुओं को। तीसरे विद्वान है हेलन जे वाच जेंटे, कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो कि देखने की क्रिया को संभव बनाती। बात वही है, तीनों लोगों ने वही सारी चीजें कही। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, देखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व बताएं। देखिए देखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हैं। पहला है प्रकाश कितना तीव्र है। प्रकाश की तीव्रता से आपको चीज़ें अच्छी या बुरी दिखती हैं। आप कभी शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सारे कपड़े आपको चटक मटक बढ़िया दिखते हैं, एकदम नए नए दिखते हैं। लेकिन जब शॉपिंग मॉल से आप बाहर आते तो वही कपड़ा थोड़ा पुराना लगने लगता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में लाइटिंग जो होती है उसी कपड़े पर फोकस की जाती है 4-5 तरफ से, जिससे क्या होता है उसमें कोई परिचय नहीं, उसमें चटक मटक दिखती है, वो रोशनी दिखती है। रोशनी की वजह से वो बहुत भयानक दिखता है कपड़ा। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता। दूसरी बात, प्रकाश की मात्रा कितनी है, यानी ज़्यादा प्रकाश होगा तो और चमक दिखेगी, कम प्रकाश होगा तो कम हल्की दिखेगी। विरोधी प्रभाव, आकार, समय, दूरी, चकाचौंध, रंग, ये सब एक प्रकार से किसी भी चीज़ को देखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई चीज़ आपने देखा तो चकाचौंध चीज़ें देखी आपने, जो है तमाम प्रकार की व्यवस्था देखी, आकार कितना बड़ा है, कितना रंग है, विरोधी प्रभाव क्या है, दो चीज़ विपरीत में कैसे कैसे हैं, दो कलर कैसे हैं, ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न, प्रकाश की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता का कारण क्या है, क्यों जरूरी है प्रकाश। देखिए प्रकाश की आवश्यकता का कारण निम्नलिखित है। पहली बात तो कार्य, सुरक्षा और सुंदरता प्रकाश के लिए जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण है, जैसे आराम, दृष्टि प्रदान करना, ये भी प्रकाश का काम होता है। तो प्रकाश हर मायने में जरूरी होता है, चाहे गृह सज्जा की बात की जाए, अन्य चीज़ों की बात की जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फर्नीचर व्यवस्था का चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए हमको। देखिए फर्नीचर व्यवस्था में कई बातों पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है।
सबसे पहली बात, फर्नीचर व्यवस्था एक केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके करनी चाहिए, यानी कहाँ पर हमको रखना है। दूसरी बात, कमरे के आकार के अनुरूप ही फर्नीचर का चयन करना चाहिए, यानी कमरा आपका बहुत छोटा है, उसमें बड़े-बड़े फर्नीचर रख दिए तो कोई मतलब नहीं है। कमरे के हिसाब से आपका कमरा खूब बड़ा है, छोटे-छोटे आपने रख दिया, 2 ठो तख्ता डाल दिया तो बेकार लगेगा। बड़े कमरे में आप बेड डाल दिए, बढ़िया सोफ़ा सेट एक डाल दिए तो उससे अच्छा दिखेगा, टेबल डाल दिए तो बढ़िया दिखेगा, कमरा भरा-सा दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन ये कमरे के हिसाब से होना चाहिए। तीसरी बात, फर्नीचर रखने पर आवागमन का रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए, यानी कि कमरे में जाने के लिए आपको सोफ़ा हटाना पड़े, फिर सोफ़ा को रखना पड़े, तो इसलिए आप सोफ़ा ही ना रखें कमरे में। यानी कमरे में प्रवेश करें और कमरे में आने-जाने की बढ़िया सुविधा हो जो है, तभी एक प्रकार से आप ऐसे फर्नीचर को रखें जिससे क्या हो, आने-जाने का मार्ग जो है अवरुद्ध ना हो। चौथी बात, विभिन्न कक्षों की क्रियाओं के अनुरूप फर्नीचर रखना चाहिए, यानी कि जैसा कमरा है उसी हिसाब से रखना चाहिए। पाँचवीं बात, अलग-अलग कार्य से संबंधित फर्नीचर अलग-अलग इकाई के रूप में लाना चाहिए। छठी बात है, एक कमरे में आवश्यक से अधिक फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, यानी जितना ज़रूरत है उतना ही रखें। सातवीं बात, फर्नीचर चयन करते समय रंग संयोजन का उचित संयोजन मतलब समायोजन भी आवश्यक है, यानी जब भी आप कोई कुर्सी या कुछ भी खरीद रहे हैं या फिर उस पर पेंट कर रहे हैं तो पेंट आप ध्यान रखें कि भाई किस टाइप का पेंट करेंगे तो हमारे जो दीवार का कलर है उससे मैच होगा कि नहीं होगा, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा फर्नीचर व्यवस्था में लय और अनुरूपता का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे घर के हिसाब से अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसके अलावा फर्नीचर व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वहाँ बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख सकें और सुन सकें। इस तरीके से फर्नीचर ना हो कि 2 कुर्सी वहाँ कोने में लगी, 2 कुर्सी वहाँ लगी है, ऐसे नहीं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक टेबल की चारों तरफ कुर्सी, सोफ़ा रखा हो ताकि एक दूसरे बैठे लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को सुन पाएँ और ताकि बातचीत आसानी से हो सके। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विभिन्न कक्षों में किस प्रकार के पर्दे लगाने चाहिए, यानी पर्दा भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पर्दे से एक प्रकार से घर की जो रोचकता होती है, सज्जा होती है, वो बढ़ जाती है। देखिए, ड्राइंग रूम या बैठक रूम में इस प्रकार के पर्दे लगाने चाहिए जो सभी सदस्यों को पसंद सभी सदस्यों के पसंद के हों। यानी कि ड्राइंग रूम है तो वहाँ पर सब बैठेंगे, बैठक रूम है या जो है जहाँ पर विश्राम कक्ष है वहाँ पर सब जाएंगे। तो ऐसे में आपको बैठक रूम में या ड्राइंग रूम में जहाँ पर सभी लोग जाते हैं वहाँ पर सभी का पसंद वाला पर्दा, यानी सभी के कलर का पसंद का जो पर्दा है वो लगाएं। ठीक है, सज्जा के आकर्षण में वृद्धि कर दे ताकि सभी लोग वहां पर आएंगे तो सभी लोग जब आएंगे तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। शयन कक्ष के पर्दे जो हैं वो धूप धूल आदि से बचाव करने वाले हों, ऐसे पर्दे लगाएं जहां से फिर उस पर्दे से धूप पास ना हो पाए या फिर उससे जो है प्रकाश या धूल वगैरह ना आ पाए अंदर। ठीक है, ताकि स्वामी की पसंद, जो जिसका कमरा हो उसके पसंद के हिसाब से पर्दे होने चाहिए जिससे एकांतता बनी रहे। अतिथि कक्ष में हल्के रंग के तटस्थ पर्दे लगाने चाहिए ताकि सभी को पसंद आ जाए। अध्ययन कक्ष में हल्के रंग के ऊर्जावान पर्दे लगाने ताकि वो जब आप उन पर्दों को देखें, जहाँ पर आप पढ़ने वाले रूम है तो वहाँ पर ऐसे पर्दे लगाएं जो कि एक प्रकार से आपको अच्छा दिखते हों, अच्छे दिखते भी हो और आप मतलब कि थोड़ा हल्के होंगे तो आपको ऊर्जान्वित भी महसूस करेंगे। ज़्यादा कलरफुल होंगे तो फिर आपका पढ़ने में ध्यान नहीं जाएगा। बच्चों के कक्ष में प्रचलित कार्टून या फल वाले प्रिंट वाले पर्दे लगवाएं ताकि वो कार्टून वगैरह फल वगैरह देखें। रसोई घर में स्नान गृह के पर्दे बेलू बूटेदार या वाटर प्रूफ या प्लास्टिक के लगवाने चाहिए ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, या लगवाने ही नहीं चाहिए, या लगवा दे तो फिर ऐसे लगाएं जिससे क्या हो, बेल बूटेदार हो, वाटर प्रूफ हो, प्लास्टिक के हो ताकि वो दिक्कत में ना आए पानी पड़ने पर। अगला प्रश्न, दरी या कालीन के प्रयोग से क्या लाभ है। दरी मतलब कि जब फर्श पे आप दरी बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं जो नीचे होता है, उसका भी एक प्रकार से अपना सज्जा में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। देखिए, दरी या कालीन के प्रयोग से कई लाभ हैं। पहला लाभ तो कमरे के सौंदर्य में वृद्धि होती है, कमरा अच्छा दिखता है। दूसरी बात, कमरे की रंग योजना में पृष्ठभूमि का काम करती है, यानी कमरे का जो आधार है उसको तैयार करती है कालीन। अगर कालीन बिछ जाती है तो उसका अलग रौनक होती है। तीसरी बात, बिछावन सर्दियों में सुरक्षा कर प्रदान करते हैं। अगर आपकी टाइल से फर्श है तो ठंडियों में आपको जो है वो ठंड ठंड प्रतीत होगा, आप नंगे पैर अपने कमरे में नहीं जा पाएंगे, चप्पल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बिछावन बढ़िया बिछाए हैं दरी कालीन तो उस पर आप चलेंगे तो वो एक प्रकार से आपको ठंडी से आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, फर्श के दोषों को छिपाया जा सकता है, यानी फर्श में अगर टूट फूट हो गई, इधर उधर कोई दिक्कत हो गया, कोई छेद बिल हो गया मतलब कि नीचे, तो उसको फिर ढकने में भी कालीन जो होती है मदद करती है और कालीन अच्छा दिखाती है। पुराना फर्श हो गई तो कीमती कालीन के प्रयोग से भव्यता प्रदर्शित होती है। अगर आपने अच्छा या महंगा कालीन बिछा दिया तो उससे क्या होगा कि लोग जब आएंगे आपके कमरे में तो उनको अच्छा लगेगा और एक रौनक बढ़ेगी और आपकी भव्यता दिखेगी कि भाई बहुत धनी आदमी है। कमरे के आकार को समानुपातिक बनाने में बिछावन सहायता करते हैं, यानी कमरा एक प्रभावी ढंग से अच्छा दिखेगा, ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा। कालीन बिछ जाएगी तो कमरा एक बराबर लेवल में दिखेगा। बिछावन से खेलते समय
बच्चों को चोट लगने का भय भी कम रहता है, यानी कि अगर फर्श है तो फर्श पर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बेड से गिर गया बच्चा तो उसका सर फटने की चांसेस ज़्यादा हैं, चोट लग सकती है बच्चों को। लेकिन अगर वही बच्चा एक प्रकार से वही बच्चा बेटा अगर दाली मतलब कि दाली मतलब कि दरी या कालीन बिछी है उस पर गिरता है तो उसको चोट लगने की संभावना कम है। ठीक है। 8वीं बात, बिछावन के नीचे अखबार बिछाना चाहिए, या सीलन के प्रभाव को रोकता है, यानी कि अगर आपके घर में सीलन व्यवस्था होती है, सीलन आती है, तो ऐसे में आप अखबार या पन्नी बिछा करके नीचे अपनी पॉलीथीन लगा करके फिर बिछाएं नीचे, ताकि जो है सीलन कम आए। ये तमाम चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन से उपसाधनों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, उपसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कलात्मक वस्तुएं, दूसरा है उपयोगी वस्तुएं, तीसरी है प्राकृतिक वस्तुएं। कलात्मक वस्तुएं, देखिए चित्र, यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य चित्र, जैसे समुद्र, नदी, पहाड़ों की पंक्तियां, झरने, वर्षा, बादल, इन सभी का चित्र आप कमरे में लगा सकते हैं। दूसरी बात, लोक जीवन के कुछ चित्र होते हैं, जैसे लोक कलाओं के चित्र हो गए, तो ये भी एक इफेक्टिव दिखता है। तीसरा होता है पोर्ट्रेट, यानी किसी भी प्रिय व्यक्ति, महान हस्तियों के आप फोटो या चित्र लगा देंगे तो रूम आपका प्रभावित दिखेगा। ठीक है। चौथी बात है फूल, फूलों के चित्र बेसिकली एक प्रकार से आप बना देंगे तो भी दिखेगा अच्छा। ऐतिहासिक चित्र, कोई ऐतिहासिक जो है चित्र या किसी डिज़ाइन का चित्र बना दें इतिहास की से रिलेटेड। पशु पक्षियों के चित्र बना दें, निर्जीव वस्तुओं के चित्र बना सकते हैं, पौराणिक चित्र कोई बना सकते हैं भगवान वगैरह का, प्रतीकात्मक चित्र बना सकते हैं, अमूर्त कोई चित्र बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरा आपका होता है वो होती हैं मूर्तियाँ, यह मिट्टी, लकड़ी, पत्थर से जो है सिरेमिक, धातु, हाथी दांत, पीतल, प्लास्टिक, किसी की भी बनी हो सकती है। तो मूर्तियां भी लगाने से घर में क्या होता है, रखने से घर की शोभा बढ़ जाती है। तो ये सब उपसाधन है जिसके माध्यम से क्या होता है, घर का एक प्रकार से जो सज्जा होती है वो ज़्यादा या काफ़ी बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। और आपको लिए व्यवस्था कर दी गई है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप यहाँ पर भेज दीजिएगा। ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपये फीस पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको 3 सब्जेक्ट मेजर के, एक माइनर, एक को करिकुलर, इन पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी क्रैश कोर्स टाइप की करवा दी जाएगी, जिसमें आपको 8 यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज टाइप की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। और लिखित टाइप जो आजकल आज ये मॉडल पेपर चल रहा है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे सभी 4-5 मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज़्यादा देर की क्लास और नहीं बची तो घबराए ना बिल्कुल भी। देखिए, प्रश्न आपका आ चुका है, प्रसार शिक्षा में शिक्षक का यानी कि टीचर का क्या गुण होता है। देखिए, पहली बात तो विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, विषय से संबंधित अधिक से अधिक नई जानकारी एकत्र करनी चाहिए टीचर को। दूसरी बात, शिक्षण कार्य को पसंद करता हो एक टीचर। ठीक है। और उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए एक टीचर को, किसी भी चीज़ को बताने से पहले लोगों को उसके बारे में खुद नॉलेज उसको होना चाहिए, खूब दबा करके। तीसरी बात है, विषय वस्तु में जिज्ञासा रखनी चाहिए और उत्साह से कार्य करना चाहिए एक टीचर को। चौथी बात है, सरल भाषा प्रयोग करनी चाहिए ताकि सभी लोग उसको समझ पाएँ। अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट हो, जो बोल रहा हो उसको लोग समझ पाएँ। सभी विद्यार्थियों के स्तर का ज्ञान होना चाहिए टीचर को, सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसको। पाँचवीं बात, अपने छात्रों में रुचि लेनी चाहिए, वास्तव में उन्हें ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए और कक्षा से बाहर भी छात्रों से अच्छे संबंध टीचर के बने रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे टीचर और बच्चे में एक कनेक्टिविटी बन जाती है और एक फ्रेंड के रूप में जब आप उसको समझाते हैं तो बच्चा और बेहतर समझता है। शिक्षा के साधनों का आपको प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए, यानी शिक्षा का साधन जैसे कि मान लो डिजिटल बोर्ड है, अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने के तरीका मालूम होना चाहिए। अब पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम है, आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन आप उसको नहीं बयां कर पाते तो वो थोड़ा सा बेटर, उतना अच्छा नहीं लिखेगा। ठीक है। तो शिक्षा के साधनों का प्रयोग करना आना चाहिए। सातवीं बात है, अनुपयुक्त तथा खराब कार्य से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक काम ठीक ठाक ना हो तब तक टीचर को भी करते रहना चाहिए और एक स्टूडेंट को भी बताते रहना चाहिए, भाई जब तक आपका काम संतुष्टि योग्य ना हो तब तक आप उस काम में लगे रहें। क्योंकि निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता की जो एक प्रकार से सफलता आपको तभी मिलेगी या मंजिल तभी प्राप्त होती है जब आप जो है लगातार प्रयास करते हैं। अगर प्रयास आपका पूरे मन से होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहा गया कि असफलता सिद्ध करती कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है।
आठवीं बात, शिक्षक को उत्साही और धैर्यवान होना चाहिए। हर मामले में एकदम मोटिवेशन होना चाहिए और एक उत्साह के साथ कोई काम करना चाहिए। और साथ ही साथ धैर्य रखना चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल होगा, ऐसे बच्चों को सिखाए। बच्चा जब जो टीचर धैर्यवान होगा तो बच्चे भी होंगे। अपने छात्रों को भी उत्साहित तथा प्रेरित करना चाहिए बच्चे, मतलब कि एक टीचर को। इसके अलावा विषय विषय वस्तु को समझने तथा पाठ्य योग्य योजना बनाने की योग्यता भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसकी ट्रेनिंग, मतलब इसका योजना बनाने की योग्यता भी एक टीचर के पास होनी चाहिए। शिक्षक को जो है निष्कपट और न्यायपूर्ण होना चाहिए। छात्रों के साथ पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सभी छात्रों को समभाव से देखना चाहिए। 11वीं बात, शिक्षक को सजग होना चाहिए, ठीक है, जिससे वह आसानी से यह समझ सके, ठीक है, आसानी से चीज़ों को जान पाए, समझ पाए। सजग होगा तभी हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू पर अपनी नज़र डाल पाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रबंधकर्ता के प्रमुख कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, समान कर्तव्यों के साथ साथ प्रबंधकर्ता यानी कि एक मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो प्रबंधकर्ता विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ग्राम स्तर के अधिकारी के कुछ विशिष्ट कर्तव्य भी उसके पास होने चाहिए। प्रबंधकर्ता, पहली बात तो नियोजन करना उसको आना चाहिए, प्लान करना आना चाहिए, किसी भी काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रबंधकर्ता अपने क्षेत्र में कार्यक्रम बनाता है और चलता रहे, अतः उसका कर्तव्य हो जाता है कि अपने अपने क्षेत्र की उपयुक्त दशा में इस प्रकार से कार्यक्रम नियोजित करे वो, या कार्यक्रम का प्लान करे जिससे कार्यक्रम सफल हो, ठीक है। और कार्यक्रम सफल होने वाले ऐसे प्लान किए जाएं ताकि कार्यक्रम पूर्णतः सफल होने के चांसेस ज़्यादा हों। नियोजन उचित ना हो तो कार्यक्रम भी सफल नहीं होता, इसी वजह से प्लान पहले अच्छा होना चाहिए। प्लान अच्छा होगा तो उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। दूसरी बात, प्रबंध करना आना चाहिए। केवल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना अर्थात आयोजन करना है, प्लान करना ही पर्याप्त नहीं होता। साथ ही साथ विभिन्न तत्व जो कार्य करने के लिए आवश्यक हैं और उपलब्ध हैं, उन्हें एक इकाई के रूप में इस प्रकार चलाया जाए जिससे सभी तत्व एक होकर के कार्य करें। अतः विभिन्न तत्वों को संगठित कर कार्यक्रम चलाया जाना, जैसे कि एक टीम का जो लीडर होता है, जैसे रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से, आप देखते हैं, चहल को कब यूज, मतलब उनको कुलदीप यादव को कब यूज करना है, ठीक है, और श्रेयस अय्यर को कैसे फॉर्म में जाना है, केएल राहुल का यूज कैसे करना है, वो उसने किया। और खुद अपना कैसे फॉर्म देना है, वो सारी चीज़ें उसने किया, यानी कि किस व्यक्ति को कैसा करना। तो एक टीम जो बनी हुई है उसका प्रयोग कैसे कैसे करना है, उसके पास एक प्लान था, तो प्लान के अकॉर्डिंग उसने प्लान एग्जीक्यूट करता गया और वो चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, ठीक है। इसके अलावा संलग्नता और नियोजन प्रबंध के साथ भी, मतलब कि नियोजन और प्रबंध के साथ संलग्नता भी जरूरी होनी चाहिए, यानी कि यह देखना आवश्यक है विभिन्न तत्व किस प्रकार काम कर रहे हैं, यानी जिसको मैंने काम सौंपा है वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और जो तत्व ठीक प्रकार या ठीक तरीके से जो काम नहीं कर रहा है उन्हें ठीक किया जाए, कार्य पर लगाया जाए। यह कार्य भी प्रबंधकर्ता का ही होता है कि वो काम देखे कि भाई काम की निगरानी करे, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन कार्यों के लिए जिस व्यक्ति को लाया गया, जिस वस्तु को लाया गया, वो वस्तु व व्यक्ति उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, ये भी एक प्रबंध कार्यकर्ता को जरूरी होता है जानना। इसके बाद में मूल्यांकन करना, एवेल्यूशन। अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के संबंध में प्रबंधकर्ता को जानकारी रखनी चाहिए कि कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, कार्यक्रम सफल हुआ अथवा नहीं सफल हुआ, कार्यक्रम कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, कहाँ पर लोचा हुआ, ये सारी बातें, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ नहीं तो। कार्यक्रम की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि जो कार्यक्रम में बाधाएं आई हैं, अनुपयुक्त तत्व जो हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। यह मूल्यांकन के द्वारा ही संभव, जब आप जान पाएंगे कि भाई कोई बाधा, ये कार्यक्रम क्यों असफल रहा, इसकी तह तक जाएंगे, तब भी अगला जब कार्यक्रम आएगा तो उसमें ऐसे तत्व ना आए, उसके लिए पहले से प्रिपेयरिंग कर दी जाएगी। तो इस तरीके से एक प्रबंध कार्यकर्ता की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या, मूल्यांकन करना, संलग्नता, ठीक है, नियोजन, प्रबंध, ठीक है, ये सब एक प्रकार से प्रबंध कार्यकर्ता की क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर में दे चुका हूँ, आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, और इससे पहले सोशियोलॉजी का भी मॉडल पेपर में दे चुका हूँ लिखित वाला, सब आप लोगों ने देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने चीज़ों को आपको समझाया है। और ऐसे ही जियोग्राफी यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी का हो गया, आज आपने होम साइंस देखा, ठीक है। हिंदी का आप 1-2 दिनों में देख लेंगे, हिंदी का, ठीक है। ऐसे ही आपका और सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का भी हो गया है, ठीक है। पॉलिटी भी आप देख लीजिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैंने पढ़ाया है, तो उसका भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। अब आपका हिंदी बच रहा है, आपका शिक्षा शास्त्र बच रहा है, होम साइंस आज हो ही गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका और सब्जेक्ट जो बच रहे हैं उन सभी के लिए मैं मध्यकालीन इतिहास यानी हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगा, सब की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें,
बीए के बारे में अगर मैं बताऊं तो बीए फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर्स हैं ये। आर्थिक भूगोल इसमें पढ़ना था, पूरा मैंने पढ़ाया। तो इसका चाहे जियोग्राफी का जो है आपका पीडीएफ मिल, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, हिंदी का कल परसों तक आ जाएगा। तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ये सारा पीडीएफ जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। तो ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आप निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो वैसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर पढ़ लेंगे, या 2 बार वीडियो देखिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम टाइम में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो के माध्यम से आप 8 यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप जान पाए। होम साइंस जिसमें आपको आवास और प्रसार शिक्षा यानी हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना था, उसके बारे में हमने समझा। तो होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर का यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण लेक्चर इस टाइप के जो महासंग्राम मॉडल पेपर या मैराथन मॉडल पेपर हैं ये आ रहे हैं। ऐसे फिर दूसरा मॉडल पेपर आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, और इस तरीके से आपका जो है सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, परख पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।